नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मदरसे की बहुत चर्चा है और वजह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी और हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी। क्या योगी मदरसों की गिनती करवा रहे हैं? क्या योगी मदरसों में बच्चों की पढ़ाई को सेंसर करने वाले हैं? क्या अब सरकार तय करेगी कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी कुछ ऐसा ही हवा खड़ा कर रहे हैं। आज महमूद मदनी की जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग हुई। इसमें भी तय हुआ कि जल्दबाजी में गिनती ना हो, बुलडोजर तो बिल्कुल ना चले। तो क्या योगी सच में मदरसों पर बुलडोजर चलाने वाले हैं, या योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर प्लान ना ओवैसी को समझ में आया, ना मदनी ही उसे समझ पाए? योगी का असली प्लान क्या है? क्या योगी मदरसे तक जाएंगे और मुसलमान बीजेपी के साथ आ जाएंगे? मुस्लिम पॉलिटिक्स के सबसे नए रिमोट का सिग्नल मिल रहा है। एक रिपोर्ट से इसी सिग्नल को डिकोड करते हैं। किस मदरसे में किस चीज की क्लास चल रही है? मदरसे में पढ़ाई हो रही है या ब्रेन वॉश हो रहा है? बच्चों को ABCD पढ़ाई जा रही है या किसी और चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है? बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मौलाना। आप क्या बनना चाहते हो? बड़े होके क्या बनना है? मौलवी बनना चाहता क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? हूँ। हाफिज कुरान। जी मैं बनूंगा जी कारी साहब। क्या ओवैसी मुसलमानों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मौलाना, मुफ्ती और काजी बनाना चाहते हैं? मदरसे का एक ऐसा सच जो ओवैसी देखना नहीं चाहते, मदनी सुनना नहीं चाहते और कुछ लोग बताना नहीं चाहते। लखनऊ, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, किस लोकेशन पर किस मदरसे में कौन सा चैप्टर खुला है, बंद कमरे में क्या चल रहा है? योगी ने तो सिर्फ इतना कहा कि मदरसे को सुधारना जरूरी है, मदरसे में पढ़ाई का तरीका बदलना जरूरी है। बच्चों के माँ बाप बोले, मदरसों के आसपास के इलाकों में रहने वाले मुस्लिम भाई बोले, योगी ठीक ही तो कह रहे हैं, ठीक ही तो कर रहे हैं। ये ठीक है, बहुत अच्छा। हम हुकूमत का स्वागत करते हैं। हुकूमत ने जो भी फैसला किया है ठीक ही किया है, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, सरकार जो फैसला कर रही है उसमें वो अपनी तरीके से जो जांच करना चाहती है पूरी तरीके से करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो योगी सरकार ने ऑर्डर दिया है सर्वेक्षण का, वो तो सही है, हम उसका स्वागत करते हैं। मुस्लिम भाई योगी के मदरसे वाले ऑर्डर के सपोर्टर हैं। ओवैसी को इसी का डर है, अपना वोट बैंक खिसकने का खौफ है। नतीजा यह हुआ कि ऑर्डर जारी होते ही भाईजान ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। मुसलमानों को डर दिखाया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा कहकर मदरसों के सर्वे को मिनी NRC बताया। सर्वे को मुसलमानों को परेशान करने वाला योगी का औजार बताया। मदरसों पर बुलडोजर चलेगा वाला टैक्स फैलाया। आप सिर्फ इन्हीं का क्यों करवा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छोटा NRC है ये टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय का, देश में पैगाम देने के लिए कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। और रेडिकलाइजेशन मुसलमानों को एक बदनाम करने का एक बेहतरीन टर्म बन चुका है। मुसलमानों से नफरत को भड़काने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इस तरह के सर्वे किए जा रहे हैं। ये वो ओवैसी बोल रहे हैं जिन्होंने खुद हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। मगर अब यही ओवैसी मदरसों के सर्वे में मुसलमान शब्द फिट करके उसमें धार्मिक एंगल डाल के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आर्टिकल 30 का हवाला देकर ये ढोल पीट रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जबकि वास्तविकता से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। योगी कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे कराओ, वहां अच्छे इंतजाम करो, सबको बेहतर सुविधा दो।
इसी इरादे से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की डिटेल इकट्ठा करने को कहा गया है। हमारी योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रही है। और कोई भी ये तनिक भी ना संदेह रखे कि सरकार के कहीं भी मंशा में कोई कमी है। सर्वे जो है ये केवल एक आंकड़ा जुटाने के लिए है कि ऐसे कितने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ छात्रों को क्या सुविधा मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, पेयजल कैसा है, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी ले आती है तो उससे उन छात्रों को भी फायदा हो। यानी योगी सरकार को दिक्कत मदरसों से नहीं है। योगी का इरादा सिर्फ एक है कि जहां भी मदरसा है वहां साइंटिफिक नॉलेज की व्यवस्था भी हो। जमियत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी भी संभल कर कह रहे हैं कि गिनती करवाओ, मदरसों पर बुलडोजर मत चलाओ। काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की, और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आप कहना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या करेंगे? आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। यानी योगी अभी मदरसों के एग्जैक्ट नंबर्स गिन रहे हैं। मदनी इस सर्वे को सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं, बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ओवैसी इसमें बिल्कुल कट्टर लाइन लेंथ लेकर बैठ गए हैं। मदरसों के सर्वे पर ओवैसी जो डर दिखा रहे हैं, उस डर के पीछे का फैक्टर क्या है, ये बात आगे करेंगे। पहले जरा कुछ मदरसों के हाल देख लीजिए। योगी के सर्वे का मोटिव ही यही है कि गैर मान्यता वाले मदरसों की पहचान की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे सारे मदरसों की पिक्चर क्लियर हो पाए। इंडिया टीवी के अलग अलग संवाददाताओं ने यूपी के कई मदरसों का रियलिटी चेक किया और हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक चीज साफ हो गई। लखनऊ, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, लगभग हर लोकेशन पर सिचुएशन एक जैसी ही है। मदरसे तो हर जगह हैं, लेकिन कई मदरसों को वास्तविकता में अस्तित्व के बिना ही मान्यता मिली हुई है। यानी ऐसे मदरसे चल तो रहे हैं, सालों साल से चल रहे हैं, लेकिन कागज पर उनका कोई अता पता नहीं है। पहला सैंपल लखनऊ का है। काकोरी का ये पलिया इलाका है और यहाँ ये बच्चों का मदरसा चल रहा है, क्लास हो रही है बच्चों की। ये आपका जो मदरसा है इसका क्या नाम है? जामियतुद्दीनियतुल इस्लामिया, पलिया, काकोरी, लखनऊ। इसकी मान्यता है क्या? मान्यता नहीं है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे हमारा चल रहा है जी। ये कब से चल रहा है मदरसा? ये हमारा मदरसा 2009 से चल रहा है। पहले गांव के अंदर था, अब यहाँ आए हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाते हैं आप? वो किताबें जो सरकार की तरफ से हैं जी, उसमें से जो है उसका कोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो एनसीईआरटी किताबें नहीं, जो सरकार का कोर्स है वो यहाँ पे लागू नहीं, अभी नहीं लागू हो पाएगा। ये चलता किराए के मकान में है और इनका ये कहना है कि जो बच्चों से फीस मिलती है उससे पूरा मदरसे का खर्च उठाया जाता है। लखनऊ के बाद हमारी टीम मेरठ के 2 अलग अलग मदरसों में पहुंची। इन दोनों लोकेशंस पर भी सेम टू सेम वही हालात दिखे। दोनों ही मदरसे प्राइवेट हैं और दोनों का ही ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही दोनों जगह उस तरह की सुविधाएं हैं जैसी होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के सिद्दीक नगर के एक मदरसे में। मदरसे में किस तरीके की कंडीशंस है वो मैं आपको दिखाता हूं। प्राइवेट मदरसा है ये और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, जिन्हें यहां पर उर्दू पढ़ाई जाती है और साथ ही उन्हें कुरान पढ़ाई यहां पर जाती है। बच्चों के बैठने के लिए सामने डेस्क जो है वो आप यहां देख सकते हैं और एक ये प्राइवेट मदरसा यहां पर चलता है। सबसे पहले मुख्तार जी से बात करते हैं जो कि इस प्राइवेट मदरसे को चलाते हैं। मुख्तार जी, प्राइवेट मदरसा है ये, किस तरीके से आप मदरसा चलाते हैं? कौन कौन से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? हिफ्ज़ कुरान पर हिफ्ज़ करने वाले आते हैं
जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, बन करके पढ़ते हैं, देख कर पढ़ते हैं, वो हैं। आपका ये मदरसा रजिस्टर्ड है, सरकार में रजिस्टर्ड है? नहीं है। जी। किसी से मान्यता प्राप्त है, किसी से, सरकार से, किसी यूनिवर्सिटी से? जी। तो फिर आप कैसे चला रहे हैं, मतलब बिना मान्यता के किस तरीके से आप लोग चलाते हैं? कौन परमिशन देता है चलाने की? मजहब के एतबार से चला रहे हो, मतलब अपना कुरान पाक पढ़ने की हर एक की इजाजत है अपने मजहब के हिसाब से। अच्छा। हम कुरान पाक की तालीम है, वही पढ़ना पढ़ाना हमारा बेस मजहब की तालीम है, सिर्फ मजहब की तालीम है। तो जैसे स्कूल में जो और शिक्षा दी जाती है, दूसरे सब्जेक्ट होते हैं जी, तो फिर दूसरी जगह स्कूल में जाकर पढ़ते हैं ये बच्चे, याद पढ़ने के बाद। स्कूल भी जाते हैं आप इसके अलावा? पहले पढ़ चुका हूँ। अब स्कूल नहीं जाते हैं आप कहीं और, यहीं पर आते हैं? तो ये बताइए कि ये जो मदरसा है ये प्राइवेट है या सरकार से रजिस्टर्ड है, क्या है ये? मदरसा ये है प्राइवेट है। क्लासरूम है, उसे हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप पूरा का पूरा, एक बार मैं चाहूंगा कॉलेज, ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊं। ये जो प्राइवेट मदरसा जो बता रहे हैं, प्राइवेट मदरसा चलता है, काफी बड़ा 3 मंजिल का मदरसा है। और इस तरीके से यहाँ पे जो है ऐसे यहाँ पर पढ़ाई जो है वो यहाँ पर करवाई जाती है। जैसे ये वाला मदरसा है, ये बता रहे हैं प्राइवेट मदरसा है। प्राइवेट मदरसों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की नीति है कि वो रजिस्टर्ड होने चाहिए तो वो रजिस्टर्ड होने चाहिए और गवर्नमेंट की नीतियों के मुताबिक चलने चाहिए। और जैसे छोटे मदरसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें, गवर्नमेंट की नीतियों के मुताबिक के हिसाब से चलने चाहिए। हिंदुस्तान में मदरसा खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जहां जहां मदरसे हैं वो चलेंगे कैसे? उदाहरण के तौर पर गाजियाबाद के इस मदरसे की हालत देखिए, जिसे एक घर के अंदर बनाया गया है, और अंदर के हालात देखकर आप भी यही कहेंगे कि योगी का सर्वे वाला फैसला एकदम सही है। कॉलोनी का आप ये मदरसा देख रहे हैं, मदरसा जामिया उल उलूम नाम का ये मदरसा है। एक घर के अंदर ही जो मदरसा है वो चला रहे हैं। अंदर किस तरीके की तस्वीरें हैं, टीचर कितने हैं, कितने बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम जब इस मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको मैं दिखाऊं कि वजू खाना यहाँ पे बना हुआ है। दीवारें, आपको ईंट की दीवारें यहाँ पर नजर आ जाएंगी, किसी भी तरीके का प्लस्तर यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले इस मदरसे पे दाखिल होते हैं तो इस तरीके का यहाँ पे वजू खाना है। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक क्लासरूम यहाँ पर उस तरीके से बनाई गई है। और इस क्लासरूम में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। मान्यता के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं? जी, मान्यता के लिए अप्लाई कर रखे हैं सर, कागज वगैरह। क्या फैसिलिटीज हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दीवारों पे प्लस्तर नहीं है, सिर्फ एक यही क्लासरूम है या इसके अलावा भी कुछ और? सर अभी जो है ये पहले गड्ढे में था सर, ये तोड़ कर अभी फिलहाल बना है। और जो जैसे इमदाद आएगी मदरसे में तो बच्चों को थोड़ा सहूलत भी होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मिल रही फंडिंग कहां से आ रही है और कहां जा रही है ये भी क्लियर नहीं है, इसीलिए उसकी जांच भी जरूरी है। एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों को मिल रही फंडिंग में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बच्चों को उस रकम से सहूलियत देने के मामले में फंडिंग 50% कम हो गई, यानी फंडिंग बढ़ गई, स्पेंडिंग घट गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों को 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग एक साल में मिली, जिसमें से 50% रकम सीक्रेट अकाउंट से आई। वो पैसे किसने भेजे, कहां से भेजे, अननेम्ड डोनेशन सोर्सेस कौन कौन थे, कुछ खबर नहीं है। तो क्या इसीलिए हैदराबाद के भाईजान योगी के सर्वे पर धर्म वाला एंगल घुमा रहे हैं? हैदराबाद से लेकर बिहार तक हर चीज में वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखने वाले इसमें अपना सियासी हित साध रहे हैं। पहले अपना सर्वे करा लें, जा रहे हैं वो अपना सर्वे करा लें, क्या स्थिति उनका है इस देश के अंदर। इस बार बिहार महागठबंधन के नेतृत्व में इस बार वो वापस हो रहे हैं, अपना उस सर्वे कराएं कि स्थिति क्यों खराब हो रही है, कहाँ इस देश के साथ क्या कर रहे हैं। उनके कोई काम नहीं रह गया, उनको मतलब है बस जहाँ से भाईचारा बिगड़े, उन्माद फैले, हिंदू मुसलमान करें, मंदिर मस्जिद करें। आपको क्या लगता है यहाँ मदरसे का सर्वे नहीं होगा? यहाँ जो होना होगा हमारे लोकप्रिय नेता कर लेंगे। योगी चाहते हैं कि यूपी में मदरसों की बदहाली सुधर जाए, जो फंड आए उसका सही जगह इस्तेमाल हो जाए, मुस्लिम बच्चों का भला हो जाए। लेकिन कई मदरसों में पढ़ाई के नाम पर कुछ और भी चल रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र भविष्य में उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। 42% छात्रों का इरादा भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं।
8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य का होता है, जबकि 2% छात्र भविष्य में धर्म गुरु बनना चाहते हैं। यानी मदरसों से पढ़ने के बाद विज्ञान या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा नाम मात्र के छात्रों को होती है। योगी इसी सोच को, इसी अप्रोच को बदलना चाहते हैं। दूसरी तरफ योगी के वो दुश्मन भी हैं जो असम वाली तस्वीर दिखाकर, मदरसों पर चलता बुलडोजर दिखाकर यूपी के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। मगर वो ये नहीं बताते कि मदरसे का आतंकी कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद असम में मदरसों के खिलाफ सरकारी बुलडोजर एक्शन में आया है। और अब तो खुद असम के लोगों ने, वहां की जनता ने ऐसे मदरसों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ताजा घटना गोलपारा की है, जहां के एक मदरसे को स्थानीय लोगों ने ध्वस्त कर डाला। लोगों ने कहा कि मदरसे से जिहादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। बस फिर क्या था, एक्शन शुरू हो गया, पब्लिक का बुलडोजर चल गया। इधर नई दिल्ली में 2 मीटिंग्स चल रही हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी 24 की लड़ाई के लिए उन 144 सीटों पर मंथन कर रही है जहां वो कमजोर है, जहां वो हार सकती है। ऐसी सीटें जीतने के लिए मोदी के मंत्री प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे मोदी विरोधी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि क्या सभी एक साथ आ सकते हैं, क्या सब मिलकर लड़ सकते हैं, क्या वो मोदी के खिलाफ एक साथ दिख सकते हैं। दरअसल सोच का फर्क है, अप्रोच का फर्क है। एक तरफ नेता तय है, टीम तय हो गई है, दूसरी तरफ ना नेता तय है, ना टीम तय है, ना नैरेटिव तय है। नई दिल्ली में किस मीटिंग से क्या निकला, पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, मोदी क्या अलग करते हैं और मोदी कैसे करते हैं, इसे 10 तस्वीरों से समझते हैं। नई दिल्ली के राजपथ के किनारे बजरी वाला रास्ता पहले ऐसा था। कर्तव्य पथ पर ग्रेनाइट वाला रास्ता अब ऐसा दिखता है। पहले और अब के क्रॉस पाथवे में जमीन आसमान का अंतर है। कर्तव्य पथ के किनारे ऐसे 16,500 मीटर क्रॉस पाथवे बनाए गए हैं। इंडिया गेट के पास कैनाल का भी काया पलट हो गया है। जहां मिट्टी के किनारे थे वहां अब ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। पानी का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखने के लिए 60 एरेटर लगाए गए हैं। कैनाल के किनारे अगर बैठना हो तो अब टूटी बेंच पर बैठने की मजबूरी नहीं होगी, बल्कि अब वहां गुलाबी सैंडस्टोन के नए बेंच तैयार हैं। पहले जहां टूटे फूटे बोलार्ड और चैन लगे थे, वहां अब स्लीक बोलार्ड और चेन दिखते हैं। ट्री एवेन्यू की शक्ल सूरत 180 डिग्री चेंज हो गई है। जहां धूल से भरी जमीन थी वहां अब मखमली घास नजर आती है। लाइट पोल की डिजाइन और लुक दोनों चेंज है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में ऐसे 133 लाइट पोल्स लगाए गए हैं। गार्डन के लाइट पोल पाथवे के लाइट पोल से कॉन्ट्रास्ट में है। पहले और अब का फर्क साफ दिखता है। गार्डन में ऐसे 915 लाइट पोल इंस्टॉल किए गए हैं। दिल्ली के दूसरे इलाकों में आपको अब भी ऐसे सिंपल साइनेज दिखेंगे, लेकिन सेंट्रल विस्टा के साइनेज मॉडर्न है। इन पर मैप से लेकर पब्लिक कन्वीनियंस तक की जानकारी मिलती है। सेंट्रल विस्टा के पुराने मैनहोल की जगह ग्रेनाइट कवरिंग वाले नए मैनहोल लगे हैं। डस्टबिन पहले ऐसा दिखता था, अब सेंट्रल विस्टा के डस्टबिन ऐसे दिखते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के जो हिस्से हैं उनको बिल्कुल एक नया रूप दे दिया गया है। जैसे हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जो कैनाल पहले बहुत ही लचर रूप में दिखती थी, बिल्कुल एक नाले सरीखी दिखती थी, अब वो ऐसा लग रहा है कि कलकल करते हुई धारा के तहत बह रही है। और उसके चारों तरफ के अगर आप हिस्से को देखें, जैसे पाथवे पहले मिट्टी का हुआ करता था और अब उसमें ग्रेनाइट लगा दिया गया है ताकि लोग आसानी से टहल सकें। जितनी सारी बेंच हैं, पहले तो बेंच बहुत कम हुआ करती थी, बहुत टूटे फूटे हालत में वो बेंच हुआ करते थे। अब अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में हर तरफ ही आपको बेंच ही बेंच नज़र आएगा। कर्तव्य पथ पे टहलने के साथ साथ पूरे लॉन में भी अगर आपको टहलना हो तो 16 किलोमीटर से ज़्यादा का वॉक हो सकता है अगर इस पूरे एरिया में टहला जाए। डस्टबिन की पहले की जो स्थिति थी अब उसमें बदलाव कर दिया गया है, तो जो हर एक छोटी मोटी सुविधाएं हो सकती थी बेहतर करने के लिहाज से, वो सब कुछ करके अब तैयार है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और कर्तव्य पथ।
सोचिए, इतनी डिटेलिंग मैनहोल से लेकर डस्टबिन तक, पाथवे से लेकर बेंच तक, कैनाल से लेकर लाइट पोल तक नरेंद्र मोदी ने यह सोचा भी और करके भी दिखाया। मोदी से पहले का और मोदी के टाइम का फर्क साफ है। राजपथ पर पहले जहां हम चल रहे हैं यहां बजरी होती थी, लेकिन नए नवेले कर्तव्य पथ पर इसी तरीके से ग्रेनाइट बिछाया गया है और ये ग्रेनाइट सड़क के दोनों तरफ सीधे सी हेक्सागन इंडिया गेट तक जाता है और इस तरीके से बेहद ही साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन लुक आपको दिखाई देगा। कोई गंदगी नहीं, कोई धूल नहीं, कोई बजरी नहीं। ये पिलर इन्हें भी बदल दिया गया है, ये नए हैं, इस तरह से नई चेन है और एकदम नए अंदाज में आपको ये पूरा कर्तव्य पथ सजा हुआ दिखाई देगा। घास एकदम नई लगा दी गई है, बाकायदा इसकी कटाई छटाई की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करें, देश को लोकार्पण करें, उससे पहले की फाइनल तैयारियां यहां चल रही हैं। मोदी ये करते हैं, विरोधी क्या करते हैं? राहुल गांधी मोदी हटाओ मिशन पर निकलने वाले हैं, जिसे कांग्रेस ने नाम दिया है भारत जोड़ो। नीतीश कुमार मोदी विरोधियों को सेट करने दिल्ली आए तो लेफ्ट से लेकर राइट तक सबको टटोल लिया। केजरीवाल भी नीतीश कुमार से मिले, मोदी को रोकने के लिए क्या क्या प्लान बने। तेलंगाना में केसीआर की कुर्सी हिली हुई है, लेकिन वो देश भर के किसानों के लिए फ्री बिजली का चारा फेंक रहे हैं। 24 के लिए अपोजिशन के न्यूज सेटअप में ममता बनर्जी को अपने लिए जगह नहीं दिख रही है, इसलिए दीदी अब एकला चलो गुनगुनाने लगी। शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो एंटी मोदी मोर्चा बनाने का एकमात्र लक्ष्य लेकर दिल्ली आए। राहुल गांधी से मुलाकात के अगले दिन नीतीश कुमार ने लेफ्ट के सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात की। HD कुमारस्वामी के साथ भी नीतीश की मुलाकात हुई। आपके कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने नीतीश कुमार उनके घर गए और साथ में लंच किया। शाम की चाय पर नीतीश कुमार ओम प्रकाश चौटाला से मिले। विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम इसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में देखिए पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और सियासत में तीसरी बार पार्टनर बने लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने नीतीश को पीएम मटेरियल बताकर दिल्ली भेजा है। दिल्ली में नीतीश कुमार कहते हैं कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं है। नीतीश इससे अलग और कह भी क्या सकते हैं। बिहार के सीएम अपने मुंह से भला कैसे कह दें कि वो पीएम बनना चाहते हैं। राजनीति में सब कुछ कहने की बात नहीं होती, बहुत कुछ समझना पड़ता है। क्या नीतीश से मिलने वाले ये बात समझ पाएंगे? गौर कीजिए, राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों दावेदार हैं, इसलिए उनकी मुलाकात की सिर्फ तस्वीर रिलीज की गई। केजरीवाल भी पीएम पद के दावेदार हैं, इसलिए नीतीश के साथ केजरीवाल की भी बस तस्वीर आई। सीताराम येचुरी और डी राजा पीएम रेस में नहीं है, इसलिए नीतीश के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। सीपीआई के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं जी। हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना। जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए है ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। पिछले हफ्ते ही तेलंगाना के सीएम केसीआर पटना जाकर नीतीश कुमार से मिले थे। वहां नीतीश और केसीआर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब उठक बैठक हुई थी। नीतीश कुमार अपना गेम सेट करने दिल्ली आए तो केसीआर ने तेलंगाना में ओवरटाइम शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी जिस रेवड़ी कल्चर को खत्म करने की बात करते हैं, केसीआर उसी रेवड़ी के सहारे 8.25 साल से तेलंगाना के सीएम हैं और अब पीएम बनना चाहते हैं। लोकसभा ఎన్నికల తర్వాత
आने वाले 2024 में देश में बीजेपी मुक्त झंडा फहराया जाएगा। हम इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली में भी हमारी ही सरकार बनेगी। इस निजामाबाद की धरती से देश के सभी किसानों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोग 2024 के चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत के नारे के साथ गैर बीजेपी सरकार चुनिए और सत्ता में आते ही तेलंगाना की तरह देश के सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। निजामाबाद की धरती से मैं इसका ऐलान करता हूं। किसानों को फ्री बिजली देने का केसीआर का वादा वैसा ही है जैसा वादा राहुल और केजरीवाल गुजरात में करके आए। पहले राहुल गांधी के वादे देखिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, किसानों का 3 लाख तक कर्जा माफ, कोरोना पीड़ितों को 4-4 लाख, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेरोजगारों को 3000 का भत्ता। अब इसे केजरीवाल के वादे से कंपेयर करके देखिए। 2021 तक के सारे बिजली बिल माफ, हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 12 घंटे फ्री बिजली, 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, बेरोजगारों को 3000 का भत्ता, महिलाओं को 1000 का भत्ता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि विरोधी इतना सब कुछ करें और नरेंद्र मोदी कुछ भी न करें। तैयारी मोदी ने भी की है। विरोधियों को उनके घर में ही घेरने का फुल प्रिपरेशन है। राहुल गांधी केरल के वायनाड में ही घेरे जाएंगे। केरल फ्रंट पर खुद मोदी लीड कर रहे हैं। ठाकरे को मुंबई में ही घेरने की तैयारी हो गई है। अमित शाह ने टारगेट 144 सेट किया है। अखिलेश यादव मैनपुरी से आगे सोच नहीं पाएंगे क्योंकि चैलेंज खुद उनके चाचा दे रहे हैं। केसीआर को तेलंगाना में ही घेरने के लिए बीजेपी ने प्लान 2023 लॉन्च कर दिया है। नीतीश कुमार को नालंदा में ही घेरा जा रहा है। वहां कुर्मी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को आगे किया गया है। किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा। वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए। नीतीश कुमार जब दिल्ली में विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी समय बीजेपी हेडक्वार्टर में 24 वाला प्लान लॉन्च हो रहा था। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 24 के चुनाव पर सीरियस चर्चा की। बीजेपी ने अपने मंत्रियों को 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने का टास्क दिया था। मंत्रियों की रिपोर्ट पार्टी को मिल गई है और उस पर अब आगे का काम शुरू हो गया है। 19 में बीजेपी ने 543 में से 303 सीटें जीती थी और 144 सीटें रह गई थी। 24 के लिए बीजेपी ने उन सभी 144 सीटों के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। इनमें से ज्यादातर सीटें दक्षिण में हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का एक्सपेंशन प्लान ऑन किया है। एक तरफ बीजेपी का नेता तय है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की खोज हो रही है। एक तरफ प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। भारत में ऐसी राजनीति पहले होती होगी, लेकिन ये मोदी काल है। इसमें इतना ढीला ढाला रवैया नहीं चलता। जो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं। तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है, ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक, राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते केरल और कर्नाटक के मैंगलोर गए, तो उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम पर गौर किया आपने? केरल में बीजेपी अभी 0 है, फिर भी मोदी वहां ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां मोदी अपनी पार्टी को और मजबूत कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं
कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। 24 का एक और बड़ा बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र में तैयार हो रहा है। बीजेपी ने जिन 144 सीटों पर फोकस किया है उनमें से 16 सीटें महाराष्ट्र की हैं। बीजेपी ने 2019 में यहां 23 सीटें जीती थीं और 18 सीटें शिवसेना को मिली थीं। मोदी की पार्टी अब उन सीटों पर भी ऑफेंसिव है जहां शिवसेना जीती थी। उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की दोस्ती ठुकराकर दुश्मनी मोल ली है। ठाकरे को पहला झटका लग चुका है, दूसरा बीएमसी में लगने वाला है और तीसरा 2024 में लगेगा। अमित शाह मुंबई गए तो बीजेपी को बीएमसी में कम से कम 135 सीटें जीतने का टारगेट देकर आए। बीएमसी में ठाकरे का होल्ड टूटेगा तो बची खुची शिवसेना भी बिखर जाएगी। क्या महाराष्ट्र में वैसा ही होगा जैसा बीजेपी ने सोचा है? मेहनत आदित्य ठाकरे भी कर रहे हैं, उनकी सभाओं में लोग आ भी रहे हैं। सरकार चली गई है लेकिन शिवसेना का आधा संगठन अभी ठाकरे के पास बचा हुआ है। देश के गृह मंत्री जी भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए थे, राजनीतिक दौरे के लिए आए थे। कहने के लिए था भगवान का दर्शन करना है, ठीक है, उनकी वो नीति है। लेकिन जो भाषण उन्होंने कहा उसमें जो बात की उन्होंने जमीन पर लाने की, तो याद करो उन्होंने ये भी कहा था कभी कुछ साल पहले पटक देंगे। अब पटक देने के लिए बात करने वाले सम्माननीय अमित शाह जी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले फिर दोबारा मातोश्री पे आए थे, तो क्या हुआ? कौन कहा माथा टेक रहा है, उतना याद करो, फिर समझ में आएगा पटक देने से बाद में क्या हुआ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के शब्दों में कहें तो बीजेपी बेनिफिट में है क्योंकि उसके पास महाशक्ति है। विरोधी अपने वोट परसेंट को काउंट करके महाशक्ति बनाने चले हैं, लेकिन सियासत सिर्फ अंक गणित नहीं है। चुनाव में जीत और हार तय करने में केमिस्ट्री का भी रोल होता है। पब्लिक के साथ जब तक मोदी की केमिस्ट्री ठीक है, विरोधियों के लिए दिल्ली दूर है। सिलिकॉन सिटी कहा जाने वाला बेंगलुरु शहर भीषण बाढ़ के हालात से जूझ रहा है। बेंगलुरु में 50 साल बाद इतनी बारिश हुई है, पूरा शहर तालाब बन गया है। जिन घरों के बाद BMW और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां पार्क्ड हैं, वो लोग ट्रैक्टर पर घूम रहे हैं। शहर में नाव चल रही है और अगले 4 दिन राहत की कोई उम्मीद नहीं है। बेंगलुरु से देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलिकॉन सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर बेंगलुरु शहर सैलाब के आगे बेबस नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से बेंगलुरु की रफ्तार थम गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हब माना जाने वाला बेंगलुरु पूरी तरह डूब गया है। हालात ये हैं कि सॉफ्टवेयर से दुनिया कंट्रोल करने वाले इंजीनियर अब ट्रैक्टर पर सफर को मजबूर हैं। बारिश का पानी पूरे आईटी सिटी को अपने कब्जे में ले चुका है। दफ्तर पहुंचने के लिए इंजीनियर ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। लगातार बारिश से बेंगलुरु की सभी झील लबालब हैं और आईटी कंपनियों को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। लगातार बारिश के बाद दफ्तरों के बाहर पानी भर गया है। बारिश के चलते कई रास्तों से संपर्क कट चुका है। कंपनियों के बेसमेंट जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वो डूब चुकी हैं। मेन गेट पर पानी भरा हुआ है और अभी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यमलूर मेन रोड पर अब ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ रही है। वजह यह है कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर धारा प्रवाह है। पानी का जो लेवल है वो एक ट्रैक्टर का टायर डूब जाए उतने लेवल पर पानी है और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रैक्टर की मदद से अपने ऑफिसेस को जाना पड़ रहा है। ये यमलूर रोड जो है वो आईटी पार्क का हिस्सा है। माराथली, बेलंदूर, व्हाइटफील्ड को जोड़ने वाला रास्ता है, इसीलिए यहाँ पर आईटी पार्क्स है। HAL का तेजस डिवीज़न यहाँ पर है, बहुत बड़ी संस्था है HAL की, वो यहाँ से ऑपरेट करती है। लेकिन बेलंदूर लेक का पानी जब ब्रीच हुआ तो आप देखिए
किस तरह से उसने यहाँ पर तबाही मचाई है और लोगों को जो अब तक पॉश गाड़ियों में घूमते थे, ट्रैक्टर की मदद से यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। बेंगलुरु में HAL एयरपोर्ट के पास यमलूर इलाका पूरी तरह से डूब गया है। इस इलाके में ज्यादातर IT कंपनियां हैं जो सैलाब की चपेट में हैं और लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है। आसपास की झीलों में पानी भरने से ड्रेनेज सिस्टम भी ठप पड़ चुका है। बेंगलुरु की कई सोसाइटियां भी सैलाब की चपेट में हैं और SDRF की मदद से लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। बेंगलुरु की सड़कों पर नाव चल रही है। घर में फंसे लोगों को निकालने से लेकर उन तक जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। गेटेड कम्युनिटी है कंट्री साइड, उस कंट्री साइड के आप हालत देखिए। अब मेन गेट से हम एंटर कर रहे हैं, एक नाव का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। बहुत ही विस्मयकारी तस्वीरें हैं क्योंकि बेंगलुरु जैसे IT शहर में हमें बोट की मदद से इन अपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ रहा है। आप देखिए पार्किंग लॉट की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। यहाँ पर गनीमत यह है कि जो भी लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उन लोगों को सबको जो यहाँ का SDRF है उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है और बाकी जो लोग हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर पहुँच गए हैं। जहाँ पर मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ, आप इन गाड़ियों की जो पानी में डूबी हुई हैं गाड़ियाँ, उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी किस तरह घर के अंदर यहाँ पर घुसा है। ये पूरा सरजापुर रोड है। पूरा ये ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 47 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 लेक जो यहाँ आसपास के 3 जलाशय हैं वो ब्रीच हुए हैं, उसका पानी जो है इन कम्युनिटी में घुसा। इस वजह से मारथली से लेकर आउटर रिंग रोड से होते हुए सरजापुर रोड जहां पर फिलहाल मैं मौजूद हूं, यहां तक जो है पानी हर जगह पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। कुल मिलाकर सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में हालत बेहद खराब हो चुकी है। 15 से ज्यादा इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। लोगों में भी काफी गुस्सा है। लोगों का साफ कहना है कि इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने के बाद भी बेंगलुरु का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बदतर इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। हमारे साथ संदीप हैं जो अभी इस ट्रैक्टर में बैठकर आए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये यमलूर मेन रोड का इलाका और यहाँ पर हर व्यक्ति जो अंदर फंसा हुआ है उसे ट्रैक्टर में बैठकर यहाँ पर आना पड़ता है। संदीप, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।